बीजेपी की स्ट्रेटजी सौरभ ये थी कि पहले फेज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट करो और दूसरे फेज को यथासंभव क्लोज जाने की कोशिश करो। दूसरे फेज में वो मान रहे थे कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसपे टीएमसी बहुत अच्छा करेगी, खासतौर पे जैसे साउथ 24 परगना जिसमें लगभग 33 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए कमज़ोर जगह होगी। हावड़ा में भी बीजेपी की कोशिश ये थी कि नेक टू नेक जैसी स्थिति आए। कोलकाता में भी मार्जिन बड़ा दिख रहा था कि टीएमसी के पक्ष में मजबूत सीटें ज़्यादा हैं, कहीं बीजेपी की कोशिश थी कि उसको नज़दीक लेकर आया जाए। तो बहुत कैलकुलेटिव वे में इस इलेक्शन को बीजेपी ने हैंडल किया है कि जहाँ जहाँ उनकी ताकत थी उस ताकत को और बढ़ाई है। और ज़िलों के हिसाब से सौरभ अगर आप देख लें तो मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा में थोड़ा चैलेंज और साउथ 24 परगना, इनके अलावा बीजेपी को कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और कोलकाता प्रेसिडेंसी को उन लोगों ने अपने हिसाब से जो बांटा था उसमें 29 विधानसभा सीटें थी और उसमें वो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 16-17 तक भी वो आ सकते हैं। और ये नतीजे दिखा रहे हैं कि जो उनका अपना कैलकुलेशन था, जो ग्राउंड फीडबैक था, जिस तरह की तैयारी थी, लगभग उसी रूप में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट वैसा ही कन्वर्जन, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा सौरभ। और इसमें हैरानी की बात ये थी कि सोचिए कि जिले के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन था उनको। और जैसे आप पूछिए कि क्या 100% आप लोग श्योर हैं कि आप आ रहे हैं, तो बीजेपी के जितने नेता इलेक्शन में लगे हुए थे फुल फ्लेजेड, उनका कहना ये होता था कि 200% शर्त लगा लीजिए। मतलब कहीं किसी लेवल पे उनको ये डाउट नज़र नहीं आ रहा था कि हमें दिक्कत होगी। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो मैकेनिज्म खड़ा किया गया था उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सौरभ, आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी का एक नेता सुबह 4 बजे तक वो बाहर रहा, उसके बाद 8 बजे तक होटल में वो दोबारा एक बड़े नेता को दिख गए तो पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि अरे यार, तुम अभी तक होटल में ही हो, तुम्हें तो फील्ड में होना चाहिए। और जबकि रात में 4 बजे वो दिन भर काम करके रात में 4 बजे होटल में आया हुआ है और उस नेता को उसने रिपोर्ट किया। तो इस तरह की जब आप मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर पे आपके पास ज़्यादा बेहतर फीडबैक होता है। जहां बीजेपी कमज़ोर थी, जैसे बीजेपी को कोई ये भ्रम नहीं था कि मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं है, वो एकदम से मान रहे थे कि वो टीएमसी के पक्ष में बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। लेफ्ट, कांग्रेस, बाकी फरफुरा शरीफ, AIMIM, ये हुमायूं कबीर, ये इन सारी चीज़ों का बीजेपी के कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो जो रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, रियलिस्टिक फीडबैक होना चाहिए, वो बीजेपी का बंगाल इलेक्शन में, या असम की भी बात करें, असम में जैसे बीजेपी के जिन नेताओं को इलेक्शन में वहाँ लगाया गया, या वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे आप पूछिए कि बीजेपी की अपनी सीटें कितनी होगी, तुरंत बोलते थे 70 to 75। टारगेट आपका कहाँ जा रहा है? 90 to 100 के बीच में कहीं। मतलब कहीं उसमें कोई डाउट नज़र नहीं आता था। और ये तब होता है जब आप इलेक्शन को बहुत गंभीरता के साथ लड़ते हैं और आपका मैकेनिज्म वैसा ही हो। बीजेपी का होमवर्क और प्लानिंग दोनों दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक के रुझानों में बंगाल में बीजेपी आगे है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, उनकी विदाई होने जा रही है, या इस ट्रेंड में कुछ तब्दीली आएगी? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। आपको सारे नतीजे सबसे पहले इंडिया टीवी पर दिखाई देंगे, तो आप भी फेविकॉल के जोड़ की तरह अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए कौन बैठेगा बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल की कुर्सी पर। और देखना होगा कि किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। चलिए, तो अब बात हो रही थी, जो देवेंद्र ने बात की कि इतनी मेहनत की है बीजेपी ने, और उस मेहनत का रंग देखिए कि यहाँ पर अजीत जी कुछ सीटें ऐसी हैं, राज बिहारी की सीट जो अभी सौरभ जब दिखा रहे थे कि वो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वो सीट आप देखिए, मैं रिसर्च देख रही थी, 25 साल से टीएमसी का कब्जा रहा है, 25 साल से, और उसकी डेमोग्राफी भी उसके फेवर में जा रही है। फिर भी वो सीट अगर बीजेपी निकाल ले जा रही है तो अपने आप में दिखाता है कि कितना गुस्सा था दीदी के लिए, कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। और एक सीट ऐसी नहीं है, कई सीटें जहां पर जीत की हैट्रिक लगाई हुई है। बेलीगंज की सीट है, वहां से आपके बड़े कद्दावर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बेलाघाटा की सीट है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का गढ़, कोर था, संगठन भी मजबूत था, नेता भी मजबूत था, डेमोग्राफी भी आपके फेवर में थी। देखिए, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग कई मंत्री हारते हुए देख रहे हैं। श्याम पुकुर की सीट भी अभी दिखा रहे थे सौरभ जी, वहाँ शशि पांजा चुनाव लड़ी थी, मंत्री हैं, बड़े नेता अजीत पांजा की पत्नी हैं, वो चुनाव हार रही हैं, पीछे चल रही हैं अभी वो। तो ये जो बंगाल की सीटें हैं, जो 11 सीटें कलकत्ता वाली सीटें, जहाँ मंत्री थे, जहाँ 5-6 मंत्री तो वहीं से लड़ रहे थे, वहीं से, और उसमें से कहा है 7 बिल्कुल अरूप विश्वास वहीं से लड़ रहे थे, शशि पांजा वहीं से लड़ रही थी, फिरहाद हाकिम वहां से लड़ रहे थे, ये मतलब 4 या 5 मंत्री उस इलाके में थे। तो वो सब लोग भी पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी तस्वीर है, जो एक बड़ी लहर, जो सेंट्रल जो इशू बोलते हैं, केंद्रीय मुद्दा जिसको बोलते हैं, वो था कि
हिंदू पोलराइज हो रहा है और एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में देगा। दूसरी तैयारी थी उसको चैनलाइज करने की कि अगर वो देना चाह रहा है तो उसको देने की स्थितियां बनाई जाए, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बनाया और उस माहौल की वजह से अब देखिए उसमें कितनी छोटी छोटी बातें कही, अभी कई देवेंद्र जी ने बताई। दो इलाके आपने बताए अभी सौरभ जी की, नॉर्थ बंगाल में जहां मजबूत थी वहां और कंसोलिडेट किया, ज्यादा सीटें जीती, और जंगल महल जो श्योर इलाका था वहां भी ज्यादा सीटें जीती। एक तरह से क्लीन स्वीप आप बता रहे, 40 में से 30, जहां पिछली बार लोकसभा में भी सीटें कम हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां सिर्फ 10 सीट पर लीड किया था जंगल महल की 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने। ये कैसे हुआ? ऐसी छोटी बातें हम आपको एक बता रहे हैं जो कैसे कल्चरल कनेक्ट होता है और कैसे छोटी चीज असर कर जाती है। ये जो जंगल महल का इलाका है इसमें झारखंड से लगता हुआ इलाका और कुर्मी आबादी बड़ी है, जो लोग एसटी की का स्टेटस देने की मांग कर रहे थे। तो एसटी स्टेटस देने की बात बीजेपी नहीं कर सकती थी, ये नहीं कहती कि हम आपको कुर्मी को एसटी बना देंगे, क्योंकि एसटी के नाराज होने का खतरा था। उनकी एक दूसरी मांग थी, जो उनकी भाषा है कुड़माली, उसको आप 8th शेड्यूल में शामिल करिए, उनको एक राष्ट्रीय भाषा के उसमें जो एक क्षेत्रीय भाषाओं का एक 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल करिए। तो बीजेपी ने यह कमिट किया कि हम कुड़माली को शामिल कर देंगे 8th शेड्यूल में। इसी तरह नॉर्थ बंगाल में कामतापुरी, उन लोगों ने कहा कि कामतापुरी एक अलग राज्य की मांग नहीं कर सकती है बीजेपी, नहीं उसको करेगी, तो कामतापुरी हम शामिल करेंगे 8th शेड्यूल में, तो वो भी कमिट किया बीजेपी ने। तो ऐसी छोटी छोटी मैनेजमेंट की चीजें, एक बड़ा नैरेटिव ये था, हिंदू एकजुट हो रहा है, ममता बनर्जी के खिलाफ देगा, और उसके और जो कम्युनिटी के कंसर्न्स थे उनको भी जितना एड्रेस किया जा सकता था। आपको अब सीधे कोलकाता लेकर के चलते हैं। मनीष भट्टाचार्य बीजेपी के दफ्तर से वहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वहां तो अभी आपके पीछे काफी हलचल तो दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अब घोषणा कर दी है, ये चुनाव वो जीत गई है। क्या कह रहे हैं वहां कोलकाता में बीजेपी के नेता? देखिए, जबरदस्त खुशी का माहौल है। मैं संगठन की बेहद मजबूत कड़ी, विद्यासागर जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कराते हैं। पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं। विद्यासागर जी, अब तो आगे बढ़ चुका है कारवां आपका बम्पर विक्ट्री की तरफ। सर, हमारी ये जीत हर कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। मैं पर्सनली आज 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और तब से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरी ये सफलता हर कार्यकर्ता की सफलता के साथ मैं भी जुड़ गया हूँ, और इस आज की जो जीत है ये 4 महीना से हमारे मुख्य चाणक्य जिसको कह सकते हैं, माननीय श्री सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, हमारे माननीय राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी, इन्होंने टीम एफर्ट है। इन्होंने जिस ढंग से हम लोग को गाइड किया, गाइडलाइन दिया, उनके मार्गदर्शन से हम लोग दिन रात काम कर रहे थे। उस मार्गदर्शन के काम करने के आज हम लोग इस जगह पर पहुंचे हैं कि आज हमको लगता है 170 भी पार कर सकते हैं, 180 भी आ सकती है। 170 का है। आप देखिए, हाथ में झंडे, मिठाई लेके सब लोग, आप लोग तो जय श्री राम के नारे लगा। जय श्री राम, जय जय। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? नोएडी से आया है, नोएडी 1 नंबर मंडल, नोएडी से आया है। अर्जुन सिंह हमारा गुरु है। अर्जुन बैरकपुर से हमारा गुरु। आप लोग कहाँ से आए? मोसंदपुर से आया। क्या नाम है आपका? अभिजीत मल्लिक। तो आप लग रहा है अब तो बम्पर विक्ट्री होने लगी है। हाँ? आप कहाँ से? हम तो सर इधर ये कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही है। सेलिब्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो गया है? एकदम स्टार्ट हो गया है। और अभी क्या कहेंगी, उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद थी इस तरीके की विक्ट्री की? उम्मीद से ज्यादा, और हमारी सरकार बन रही है, हम कमल खिला रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। बीजेपी यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर, पीछे नारेबाजी हो रही है, लोग यहाँ पर हाथ में झंडा, हाथ में कमल लेके आए हैं। मेरे बगल में जो दाहिनी तरफ का जो कमरा है, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और नतीजों की तरफ टकटकी लगाकर निगाह लगाए हुए हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर आई, हाथ में कमल वगैरह। देखिए, बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है। ये यहाँ पर जितने सारे लोग आए हुए हैं, यहाँ पर तमाम कोई हाथ में कमल लेके आया है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेके। आप तो मोदी जी की तस्वीर और कमल लेके? हाँ। मोदी जी हमारा जान है, हमारा प्राण है। मोदी जी हमारा गुरु है। मोदी जी वरेण्य विश्व नेता है। इसी का देख के सब लोग वोट दिया है। बंगाल में बहुत लोग बाग परेशान में थे। टीएमसी सरकार इतना अत्याचारित तो किया है, इतना गुंडागिरी किया है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मोदी जी को देख के सब जाति परिवर्तन का जनादेश है। परिवर्तन का जनादेश, हर बंगाली का परिवर्तन का जनादेश है। मोदी जी इज वर्ल्ड लीडर इस टाइम। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं परेशानी का अंत हो रहा है। एक बिल्कुल सही था जी, बिल्कुल सही था।
इतना परेशान हुआ बंगाल का जनता,